नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप और हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले आज सूरजकुंड में चल रहे चिंतन शिविर की करेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर चल रहा है। 2 दिनों का ये चिंतन शिविर चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी भी इस शिविर को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। इससे पहले कल से शुरू हुए इस शिविर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। चिंतन शिविर में अगले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा के रोडमैप को लेकर चर्चा हुई है। शिविर में अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है, लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की परिस्थिति का विषय जब राज्य का जिम्मा है, उस वक्त सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए तभी हम सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य मिलकर इस पर चिंतन करें और रणनीति बनाएं। शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए ये भी कहा कि साल 2024 तक हर राज्य में एनआईए की शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकी गतिविधियों में 34% की कमी, सुरक्षा बलों की मौत में 64% की कमी और नागरिक मौतों में 90% की कमी आई है। प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों को ये निर्देशित किया है कि विभाग राज्य के अपने विभाग के मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर का आयोजन करें, जिसमें राज्यों के भी सचिव हो, भारत सरकार के भी अधिकारी हो। और मैं समझता हूं कि गृह विभाग चिंतन शिविर आयोजित करने के लिए सबसे जिसमें नितांत जरूरत है ऐसा गृह विभाग है, क्योंकि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति संभालने का जिम्मा राज्य को दिया है, परंतु इसके साथ साथ आज के समय में टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के साथ कई इस प्रकार के कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है, न राज्य की सीमा है न देश की सीमा है। और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जब राज्यों का विषय है, उस वक्त सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए तभी हम सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य एक साथ बैठकर इस पर चिंतन करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल फरीदाबाद का ये दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में हरियाणा पुलिस आवास परिसर परियोजना का भी उद्घाटन किया है। गुरुग्राम के भूंडसी में लगभग 106 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हरियाणा पुलिस आवास परिसर परियोजना के निर्माण से पुलिसकर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 18 एकड़ में 576 मकान बनाए गए हैं और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का भी उद्घाटन किया गया है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन की कोच तैयार होंगी। ऐसे में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा और उसके रास्ते में स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे हरियाणा वासियों को बड़ा फायदा होगा। ये हरियाणा का गोल्डन पीरियड, इसमें व्यवस्थाओं को बदला गया है। लोग जो वोट डालते हैं वो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमने हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट हमने किया। हम ऑनलाइन हमारे अनेकों सर्विसेज जो हैं वो हमने ऑनलाइन कर दिए हैं। और विकास के तौर पे अगर आप आज का ही देखें तो आप देखें कि ये रेल कोच फैक्ट्री का आज अमित शाह जी उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पर ये जो नई ट्रेन वंदे भारत चली है उसके कोचेज यहाँ पर तैयार हुआ करेंगे। और ऐसे ही एक कॉरिडोर जो हमारी केएमपी है उसके साथ रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रास्ते में स्टेशन भी बनाए जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत ज़्यादा इसमें सारा ये आज उसका भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सप्ताह हरियाणा में बसता होगा जब किसी न किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन न किया जाए। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के आपसी खींचतान लंबे समय से जारी है और इसकी एक और झलक बीते रोज देखने को मिली है। फरीदाबाद से अमित शाह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोहतक में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का उद्घाटन किया था। इस मौके पर रोहतक में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर में एक बार फिर दूरियां नजर आई हैं। दोनों ही नेता इस कार्यक्रम में दूर दूर नजर आए। इसी बीच मनीष ग्रोवर पर अरविंद शर्मा की एक कथित विवादित टिप्पणी का भी मामला यहां पर सामने आया है, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लंबे समय से शहर के 5 फाटक इससे लगते थे, जिससे जाम का
ये स्थिति रहती थी। और जब रोहतक की जनता ने मुझे ये जिम्मेवारी दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और केंद्र के हमारे उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, वर्तमान में हमारे रेल मंत्री वैष्णव जी द्वारा, जो आज अमित शाह द्वारा आज इस उद्घाटन किया गया है, 315 करोड़ का ये उद्घाटन है। रोहतक की जनता को जो सौगात दी है, मैं समझता इससे बड़ी कोई सौगात हमारे रोहतक की जनता को हो नहीं सकती। मैं विशेष तौर से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री अमित शाह जी और रेल मंत्री श्री वैष्णव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत ही माननीय आदरणीय अमित शाह जी, रेल मंत्री अश्वनी जी वैश्या जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे सभी प्रदेश के सीनियर नेता वहाँ पर फरीदाबाद में उपस्थित हैं। और फरीदाबाद में ऑनलाइन मतलब डिजिटल माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा को ज़बरदस्त लगभग 6,600 करोड़ की 6600 करोड़ की सौगात दी हैं, जिसमें पुलिस का आवास है। पुलिस के आवास के लिए हमारे रोहतक के लिए एलिवेटेड ट्रैक, उसका आज उद्घाटन हुआ है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात हम सब के लिए, जिसमें आधा से भी ज़्यादा रोहतक का पार्लियामेंट्री क्षेत्र जिसमें शामिल है। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने को हैं और इस बीच किसान यूनियन ने पानीपत में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसान नेताओं का कहना है कि वो इन पंचायत चुनावों में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों को हराने की अपील करेंगे। किसान यूनियन के पानीपत जिला प्रधान सुधीर जाखड़ ने बताया कि आज प्रदेश और जिले के किसान, मजदूर, पिछड़े और दलित जनता के पास बीजेपी और जेजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को आईना दिखाने का सुनहरा मौका है। बीजेपी और जेजेपी सरकार द्वारा अपने समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद के चुनावों में खड़े किए गए हैं, जिनको हराने के लिए किसान यूनियन कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए अपनी प्रचार टीमें भी फील्ड में उतार दी गई हैं। भारतीय किसान यूनियन जिला पानीपत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। ऊपर से हमारे जो प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें भी निर्णय लिया गया कि जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेटों को हराने के लिए भारतीय किसान यूनियन आम जनता से, किसानों से, मजदूरों से अपील करेगी, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये वही बीजेपी और जेजेपी है जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, उपद्रवी और पता नहीं क्या क्या हमारे ऊपर लाठियां बरसाने का ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार काम करती थी। वही बीजेपी और जेजेपी जिसके राज में किसान आंदोलन में 750 से ज़्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, शहादत दी। आज प्रदेश की किसान और मजदूर जनता से हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अपील करते हैं कि बीजेपी और जेजेपी के जिला परिषद चुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं, इनकी गोभी खोद दें, इनको भारी वोटों से हराएं, इनकी जमानतें जब्त करवा दें। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और अब बात हिसार के आदमपुर की करेंगे, जहां पर चुनावी रण के लिए हर कोई अपना दम दिखा रहा है। हरियाणा के नेता तो हैं ही, अब पंजाब के सीएम भी यहां के चुनावी रण में कूद रहे हैं। बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन चुनावी जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, इसका इंतजार अभी बाकी है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई आदमपुर सीट को लेकर चुनावी ताल हर कोई ठोक रहा है। वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है और सियासी सूरमा एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। इस बीच प्रचार का दौर भी जारी है और प्रचार के जरिए अपनी अपनी जीत के दावे भी खूब चल रहे हैं। आदमपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने प्रचार किया है। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि जयप्रकाश को अपार जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस प्रत्याशी की ही इस चुनाव में जीत होने वाली है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि अगले चुनाव में हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय है, क्योंकि प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार से दुखी है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी आदमपुर में चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 8 सालों में हरियाणा में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पर है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है।
उधर आम आदमी पार्टी भी आदमपुर के उपचुनाव में ताल ठोक रही है। आप पार्टी ने आदमपुर में सतेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिनके प्रचार के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आदमपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने गांव का दौरा किया और आदमपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। वहीं बीजेपी भी कुलदीप बिश्नोई के आने के बाद इस चुनाव में अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। भव्या बिश्नोई यहां बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं और बीजेपी के दिग्गज भी चुनावी प्रचार में उतरे हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस डूबता जहाज है और कांग्रेस के कुछ लोग जनता को गुमराह करके वोट हथियाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई ने जिस बहादुरी के साथ कांग्रेस को करारा झटका दिया वो काबिल तारीफ है और अब समय आ गया है कि आदमपुर के भव्य बिश्नोई को भारी बहुमत से विजयी बनाकर कुलदीप बिश्नोई को उनकी बहादुरी का जनता इनाम दे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी कांग्रेस पर आदमपुर उपचुनाव को लेकर जुबानी निशाना साधा है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि हरियाणा कांग्रेस में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो कांग्रेस को उभरने नहीं दे रहा, लेकिन ये गिरोह येन केन प्रकारेण किसी भी तरह प्रदेश की सत्ता में आने के जाल बुन रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ऐसे गिरोह की कार्यप्रणाली प्रदेश की जनता देख चुकी है और इसीलिए प्रदेश की जनता इन्हें कभी सत्ता में नहीं आने देगी। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह भी आदमपुर में चुनावी प्रचार के लिए अपना दम दिखा रहे हैं। उन्होंने तो दूसरी पार्टियों का आदमपुर में चुनाव लड़ना ही औचित्यहीन बता दिया है। सांसद धर्मवीर ने कहा कि आमतौर पर परंपरागत सीट पर उपचुनाव को विपक्षी दल छोड़ देते हैं और तोशाम और किलोई इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि इन विपक्षी दलों को ये समझना चाहिए कि जब उन्हें कुछ मिलना ही नहीं है तो ठोक रहा है, लेकिन आदमपुर की जनता किसे अपना सरताज बनाएगी और किस पर जीत का सेहरा सजाएगी, इसका इंतजार अभी बाकी है। हिसार से संदीप सैनी और सुरेंद्र सावंत के साथ पीटीसी न्यूज हरियाणा। एक बार फिर आपका स्वागत है। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। अगली खबर अब आपको सोनीपत से दिखाते हैं, जहां पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला पर यहां पर आरोप लगा है कि उसने अपने प्रेमी पर तेजाब से हमला कर दिया क्योंकि प्रेमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। ये युवक अब अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। सोनीपत के मयूर विहार का ये पूरा मामला है। आरोप है कि महिला ने युवक पर तेजाब से हमला किया। फिलहाल परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में अब जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित युवक की हालत गंभीर बनी है और सोनीपत के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लड़की पर लगाया है उसकी बुआ ने, अनीता ने, जो कासंगा की रहने वाली है। ये फिलहाल जो है मयूर विहार कॉलोनी में रह रही है। वो उसका भतीजा उसके पास रहता है। उसके ऊपर एक अंजलि नाम की लड़की ने जो है तेजाब। क्या बताया सर, क्यों कहता है? उनका जो है पहले कोई फ़ोन वगैरह आपस में जो है बातचीत होती थी, रिश्ते वगैरह के लिए बताने आए गए थे। उन्होंने रिश्ते का इनकार कर दिया तो रंजिश राख को उसमें जो है बताया गया और बाकी जो तफ्तीश में होगा उसके संबंध में जो है कार्रवाई। और अब बात सफाई कर्मचारियों की करेंगे। महेंद्रगढ़ नगरपालिका के सफाई कर्मचारी पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से न तो शहर में नियमित सफाई हो पा रही है और न ही कूड़े कचरे का उठान हो पा रहा है। इससे अब स्थिति ये बन गई है कि शहर के मुख्य चौराहों से लेकर बाजारों तक में टनों का कूड़ा करकट जमा हो गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन की तरफ से सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया है। नगरपालिका उप प्रधान मंजू कौशिक ने खुद ही कूड़े का निपटान करना अब शुरू कर दिया है। मंजू कौशिक ने बताया कि सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और उधर जींद में भी सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। इस बीच यहां सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों के बीच टकराव की भी स्थिति देखने को मिली है। पिछले 8 दिनों से नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। उन्हें उठाने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ अभियान शुरू किया था और इसी दौरान सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। गोहाना रोड पर पुलिस और सफाई कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सफाई कर्मियों ने ट्रैक्टरों के टायर पंचर कर दिए, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई जारी रही। कुछ सफाई कर्मियों को इस दौरान हिरासत में भी लिया गया है।